हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस क्लास में हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अभी हमारा एक्स-सिटू कंजर्वेशन वाला टॉपिक ही चल रहा है। इसी में जो इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो है बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जीव मंडल आधारित क्षेत्र। क्या होते हैं ये जीव मंडल आधारित क्षेत्र, इसके बारे में हम जानते हैं। सन 1971 में यूनेस्को द्वारा मनुष्य एवं जीवमंडल परियोजना, जो कि यूनेस्को के अंतर्गत आती है, मानव कल्याण हेतु जीवमंडल के संरक्षण की दृष्टि से आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का शुभारंभ किया। ठीक है, यानी कि यूनेस्को जो कि एक वर्ल्ड संस्था है जो मनुष्यों के कल्याण हेतु, मानव जाति और जो है पारिस्थितिकी सभी के कल्याण हेतु कार्य करती है। इसने क्या किया कि जो है बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र में जो है स्थापना का शुभारंभ किया। और इसका उद्देश्य क्या था, किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये जो है बनाए गए थे। सबसे पहला उद्देश्य था कि विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम के जो नमूने हैं उनको, यानी कि जो डाटा है उसको कलेक्ट करना। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि मनुष्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और उनका भविष्य के लिए संरक्षण, और साथ साथ जंतुओं और पौधों में पाई जाने वाली जो आनुवंशिक भिन्नताएं हैं उसका ध्यान रखना। और जो तीसरा जो कारण था वो क्या था कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण शोध कार्यों के लिए उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करना, यानी कि रिसर्च के लिए इसके लिए आवश्यक क्षेत्र को उपलब्ध कराना। और चौथा महत्वपूर्ण कार्य इसका बिंदु है कि शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यों के लिए सुविधाएं प्रदान करना। और नेक्स्ट है मूलभूत एवं उपयोगी शोध कार्य को बढ़ावा, यानी कि जिन क्षेत्रों में मनुष्य को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनसे संबंधित क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देना। और अनुभवों पर आधारित ज्ञान को, या फिर जो रिसर्च के दौरान जो वैज्ञानिकों को जो खुद के स्वयं के अनुभव होते हैं उनको अन्य स्थानों पर उनके लाभ के लिए जो है इस्तेमाल करना। और नेक्स्ट है जैव स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना। तो मुख्य रूप से इनका उद्देश्य क्या होता है, संरक्षण करना, शोध करना और इसमें शिक्षा में स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देना। और यह विश्व संरक्षण कार्य योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य करने का एक जो है एक योजना है। 1985 में पूरे संसार के 65 कंट्रीज़ में लगभग 243 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र बनाए गए थे, जो कि लगभग 1150 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए थे। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें किसी भी तरह से मनुष्य ने कुछ भी हस्तक्षेप ना किया हो, यानी कि मनुष्य ने किसी भी तरह का उसमें मॉडिफिकेशन या परिवर्तन ना किया हो, पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। ऐसे क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। अब इस क्षेत्र को किस प्रकार से जो है निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है अलग अलग जोन में। तो सबसे पहले आता है कोर जोन, केंद्रीय जोन, जो कि क्या है वो पूरा क्षेत्र जो कि लगभग कैसा है, प्राकृतिक है, उसको केंद्रीय जोन या फिर कोर जोन कहा जाता है। दूसरा है कि हस्तकौशल पर्यटन क्षेत्र, मैनिपुलेशन टूरिज्म जोन, यानी कि वो क्षेत्र इसमें आता है जो कि पर्यटन की दृष्टि से, शिक्षा और ट्रेनिंग आदि की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से चिन्हित किया गया हो, वो हो गया हस्तकौशल पर्यटन क्षेत्र। ये सब बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ही आते हैं। और तीसरा होता है जो कि मैनिपुलेशन फॉरेस्ट जोन, इसमें वनिकी क्षेत्र आ जाता है कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए वे वन और जंगल जो यहाँ पे विकसित किए गए हों तो वो उनको जो है ये फॉरेस्ट जोन में रख देते हैं। चौथे में आता है एग्रीकल्चर जोन या मैनिपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर जोन, इसमें वो क्षेत्र आ जाता है जो कि कृषि योग्य भूमि के लिए चिन्हित किया गया हो, जहाँ पे खेती की जा सकती हो। और फिर पाँचवें में वो क्षेत्र आता है रिस्टोरेशन जोन, पुनरुद्धार क्षेत्र, जिसमें वे क्षेत्र आते हैं जिनका क्या करना है, रिस्टोरेशन करना है, यानी कि पुनरुद्धार करना है, जिससे कि वहाँ की अगर इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक इकोलॉजी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ हो तो उसको ठीक किया जा सके। तो ये हो गए बायोस्फीयर रिजर्व। अब भारतीय मानव जैव मंडल समिति के द्वारा 14 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र बनाए गए हैं। हमारी बुक्स में ये जो डाटा है ये 2005 तक का है, और 5 से लेके अब तक 15 साल और गुजर चुके हैं, यानी कि इनकी संख्या और बढ़ गई होगी।
तो इसमें हम कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये है अचनाकमर, 2005 में बना था। ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। और अमरकंटक इसी का नाम है। दूसरा है अगस्त्यमलाई, ये है केरला में, 2001 में बनाया गया था ये। और है देहांग दिबांग, ये दर्रे आपने सुने होंगे, 1908 में बने थे, अरुणाचल प्रदेश में आते हैं ये। और है डिब्रू सिकोवा, ये 1907 में बना था, 1997 में। और ये कहाँ है? ये आसाम में है। फिर है ग्रेट निकोबार, ये बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है जो कि 1989 में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं। फिर है गल्फ और मन्नार, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में आते हैं, मन्नार की खाड़ी के नाम से आपने सुना होगा। और नेक्स्ट आता है कंचनजंगा पर्वत श्रेणी है ये, जो कि सिक्किम में आती है। और है मनस, जो कि मनस कहाँ पड़ते हैं? ये इसे हम मनस, जो कि आसाम में आते हैं। और फिर है नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड क्षेत्र में पड़ते हैं। ये सभी की स्थापना वर्ष दे रखा है, 1988 में स्थापित हुआ है। और है नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक क्षेत्रों को कवर करते हैं। और फिर है नोक्रेक, जो कि 1988 में बनाया गया है, ये मेघालय में है। और है पंचमढ़ी, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ये 1999 में बनाया गया है। और है सिमलीपाल, उड़ीसा में है, 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। और 14 पर है सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और ये 1989 में इनको बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर संरक्षित किया गया है। और अब तक बहुत से ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं जिनको कि बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर घोषित किया जाना है। जैसे भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? वो था नीलगिरी, जो कि 5220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। और फिर नंदा देवी रिजर्व भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 1560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। और नाकरेक भारत का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व था। और ये जून 1997 तक भारत में 8 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हो चुकी थी। और ये हमारे पास जो डाटा है ये 2005 तक का है। तो यहाँ तब तक कितने बन चुके हैं? ये 14। और अब तो इनकी संख्या और भी बढ़ गई होगी। इसके अंतर्गत जैव मंडल कार्यक्रम के लिए एक निश्चित मार्गदर्शन यानी कि एक्शन प्लान निर्धारित किए गए हैं। और इसके अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, प्रमुख जातियों का संरक्षण, डाटाबेस का विकास, समाज सुधार आदि कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये यहाँ पर जो है इनका कुछ तुलनात्मक है कि आपने देखिए सभी सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें काफ़ी समानताएं हैं। लेकिन समानता होते हुए भी इनमें क्या डिफ्रेंसिएशन है वो हम यहाँ पे आपको देख लेते हैं। जैसे कि नेशनल पार्क, इसमें क्या है कि इसमें जंगली प्राणी की विशेष प्रजाति का वास स्थान हेतु बनाया जा सकता है, जैसे कि बाघ, शेर, गेंडा आदि। ठीक है। और अभ्यारण्य में क्या है कि ये भी किसी विशेष जाति पर आधारित हो सकते हैं, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है किसी विशेष जाति के लिए निर्धारित ना हो करके ये समस्त जीवों और इकोसिस्टम तंत्र के लिए विकसित किए जाते हैं। दूसरा, भारत में इसका विस्तार जो है 0.04 से 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। और यहाँ पे इनका क्षेत्रफल और बड़ा हो जाता है सेंचुरीज़ में कि 0.61 से ये 7818 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैलते हैं। और जबकि बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल और बड़ा है, ये 5670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। नंबर 3 पर है विधान द्वारा इनका सीमांकन सुनिश्चित किया जाता है। और इनका सीमांकन सुनिश्चित यानी कि इनकी जो बॉर्डर लाइन है वो सुनिश्चित नहीं है और इसका भी सुनिश्चित होता है। तो ये तीनों में अंतर है। तो यहाँ पर ये बायोस्फीयर रिजर्व वाला टॉपिक दी एंड होता है। इसके बाद जो चौथा टॉपिक है हमारा, इसको भी हम आज ही कवर कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये है वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि जैसा शब्द है, आर्द्र मीन्स जो नम रहने वाली गीली भूमि जो होती हैं वो आर्द्र। तो ये उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ कम गहरा पानी जो है रहता है। इन क्षेत्रों में मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता काफ़ी होती है और यहाँ इस तरह की वनस्पतियाँ उगती हैं जो कि जल में रह सकती हैं। ये ताज़े पानी वाले भी होते हैं, खारे पानी वाले भी हो सकते हैं। और इस प्रकार के क्षेत्रों में जो है घास, झाड़ियाँ, वृक्ष आदि उगते हैं। खारे पानी वाले में, आर्द्र भूमि वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव प्रकार के पौधे जो कि लवड़ी हैं यानी कि सॉल्ट्स आदि को ग्रहण कर सकते हैं, वह ऐसी वनस्पतियाँ उगती हैं। पूरी पृथ्वी पर लगभग 6% भाग में वेटलैंड्स पाए जाते हैं। लगभग कितने भाग में? 6% भाग में।
और इस प्रकार के क्षेत्र भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विभिन्न जलवायु और भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे लद्दाख के ठंडे क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में, इम्फाल के नम क्षेत्र में, और जो है भारत के मध्य में उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र, आर्द्र प्रायद्वीप, सभी क्षेत्रों में इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। अपने देश में आर्द्र भूमियों में मछलियों, जैसे आर्द्र भूमि में कौन, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये नदियों के जो हैं इनका प्रमुख योगदान है वेटलैंड्स का निर्माण करने में। तो ये क्षेत्रों में क्या होता है कि यहाँ पे मछलियाँ पालन हो सकता है, व अन्य जीवों का प्रजनन स्थान बनाया जा सकता है, और यहाँ पे जल को शुद्धिकरण करने, एक्वाफायर रिचार्जिंग करने और बाढ़ नियंत्रण जैसे प्रोग्रामों में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और मनुष्यों के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मछली पकड़ना और शिकार करना, पशुओं को चराना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से इन क्षेत्रों का प्रयोग हो रहा है। तो मानव जीवन के लिए क्षेत्र अत्यंत जो है उपयोगी हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जो हमें इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं। भारत में 19 वेटलैंड्स जो है अब तक हैं, और इसके अंतर्गत मैनग्रोव में वे सभी ऊंचे स्थान, झीलें, दलदल, तालाब सभी सम्मिलित हैं। ये भारत के 3% क्षेत्र में पाए जाते हैं और आर्द्र भूमि को दूसरे रूपों में अथवा जल कायों से पृथक करते हैं, यानी कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उससे ये डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पे अनूठे प्रकार की मृदाओं की अवस्थाओं के प्रति ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो अनुकूलित रहते हैं। मनुष्य व दूसरे जीवों के लिए ये स्थायी और टिकाऊ खाद्य उत्पादन, जल की उपलब्धता, भूमि के संरक्षण में महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं। तो अभी क्या है कि अगर इन क्षेत्रों का दूसरे अन्य कार्यों में प्रयोग कर लिया जाए तो फिर से इनका वेटलैंड के रूप में निर्माण कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारी ऐसी अभी भी कुछ इस तरह की भूमि है जो कि वेटलैंड के अंतर्गत आती है, लेकिन इन पर किसी भी प्रकार का कानूनी आधिपत्य नहीं है। तो यहाँ पे लोग इनको उचित अनुचित तरीक़ों से इनका उपयोग करे चले जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आगे आने वाले समय में वेटलैंड समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनको भी सुरक्षा चाहिए और संरक्षण की भी आवश्यकता है। और भारत के सभी वेटलैंड्स जो है संकटपूर्ण स्थिति में हैं। वनस्पति की क्षति और वनोन्मूलन, लवणीकरण, बार बार बाढ़ आना, जल प्रदूषण और वाटरशेड, भूमिगत जल का रिक्तीकरण और बनने वाली सड़क, इमारतें आदि जो है इन सभी को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके अलावा जो है जैवीय हस्तक्षेप, मानवीय दबाव और भूमि में होने वाली निरंतर कमी चलती आ रही है और इस भूमि का ठीक से प्रयोग नहीं हो पा रहा है। नम भूमि के प्रबंधन और संरक्षण के लिए भारत सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है, जिसके अंतर्गत वाटरलैंड राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है, जो कि क्या करती है कि जो वेटलैंड्स हैं उनके संरक्षण और प्रबंधन के बारे में परामर्श देती है। तो अब तक कुल 36 वेटलैंड्स का चयन हो चुका है और इन नम भूमि संरक्षण जो है किन कार्यक्रमों पर आधारित है। ये एक तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अनुसंधान यानी कि रिसर्च और शिक्षा से संबंधित संस्थाओं के द्वारा इनका गठन करना और नए वेटलैंड्स की खोज करना और उनको सुरक्षित रखना। नम भूमि में कूड़ा करकट आदि डालने से यानी कि यहाँ पे कचरा आदि डालने से रोकना और पौधों एवं वनस्पतियों द्वारा पोषक तत्वों को बहाने से रोकना। ये जो प्रोग्राम हैं जो कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ ये हमारा यह टॉपिक ये ख़त्म हो रहा है। अभी हमारे इसमें एक्ट सिटू कंजर्वेशन में वेटलैंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक टॉपिक जो है इसमें अभी और बचा है, मैनग्रोव्स, जिसे हम कल कंप्लीट करेंगे।